मी केले ऑलरेडी सबस्क्राईब. हॅलो. हेलो. हाँ जी गीतांजलि, आप सुन पा रहे हो? हेलो. हाँ ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई बेटा, आपको दिखाई दे रही है क्या स्क्रीन? क्या है स्क्रीन पर मुझे बताइए. स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है. ओके, एक मिनट रुक जाइए. हाँ, अब दिखाई दे रहा है. अंकिता जुड़ी है क्या? हाँ. देखिए, आवाज क्लियर है बेटा? हाँ, अब स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है मुझे बताइए. वेरी गुड. चलिए. दोस्तों, अब तक की तासिकाओं में हमने अलग अलग कहानियों के प्रारूप को आपको समझाने का प्रयास किया. आज की जो कहानी है, यह कुछ ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के साथ जुड़ने वाली कहानी है. चूंकि हम ग्रामीण आंचल में यदि देखते हैं, कस्बाती दुनिया में यदि चले जाते हैं, गांव में यदि हम लोग देखते हैं, तो गांव की अधिकतर जो परंपरा है, शहर में निवास करने वाले लोगों के प्रति अधिक आकर्षित रही है. और यही मूल प्रयोजन रखते हुए हमारे कमलेश्वर जी ने प्रस्तुत कहानी नौकरी पेशा को लिखने का प्रयास किया. सर्वप्रथम हम लोग कमलेश्वर जी के व्यक्तित्व पर, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उन्होंने किस प्रकार की रचनाओं को लिखा, उसे हम आपके सम्मुख बताने का प्रयास करते हैं. हाँ, तो नई कहानी के महत्वपूर्ण स्तंभ तथा हिंदी कहानी को नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले कमलेश्वर का जन्म 1932 में हुआ. उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया तथा कहानीकार, उपन्यासकार, संपादक, नाटककार, आलोचक, फिल्म लेखक, टीवी लेखक, पत्रकार आदि अनेक रूपों में अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय उन्होंने दिया. उन्होंने सारिका तथा नई कहानियां पत्रिकाओं का संपादन किया तथा मुंबई में टीवी पर नए नए कार्यक्रमों से उसे समृद्ध भी किया. मुंबई में ही आंधी आंधी जैसे फिल्मों का लेखन किया. पत्रकारिता में दैनिक पत्रों का संपादन किया और नियमित स्तंभ लेखन किया. उनके लेखन की रेंज बहुत विस्तृत है, क्योंकि एक ओर वे रचनात्मक विधाओं में लिखते हैं, तो दूसरी ओर समसामयिक राजनीति पर पूरी प्रखरता से लिखते हैं. दोस्तों, इस परिच्छेद के माध्यम से आपको पता चल गया होगा, न कि केवल साहित्य का परिमार्जन करना उनका परम उद्देश्य है, बल्कि वह टीवी लेखन में भी अपनी लेखनी को निश्चित करने का प्रयास करते हैं. उनका रचना संसार बहुत विस्तृत है. वही बात आगामी अतीत, कस्बे का आदमी, एक सड़क, 57 गलियां, डाक बंगला, तीसरा आदमी, काली आंधी, कितने पाकिस्तान आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं. कितने पाकिस्तान पर उन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है. राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, बयान, जिंदा मुर्दे, मांस का दरिया आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है. नई कहानी की भूमिका, मेरा पन्ना, नई कहानी के बाद, चारुलता, अधूरी आवाज, खंडित यात्राएं, बांग्लादेश की डायरी, चुनावों के दौरान अपनी निगाह में आदि उनकी अनेक कृतियां चर्चित है.
दोस्तों, इस परिच्छेद के माध्यम से हमें नितांत रूप से उनकी रचनाओं का परिचय मिल जाता है कि उनकी रचनाएं न तो केवल उपन्यास, न केवल कहानी, बल्कि नाटक, आलोचना, यात्रा वृत्त, संस्मरण, इन सबके आधार पर रखी गई है। दोस्तों, यहाँ पर हमें बताने में बहुत आनंद होगा कि कितने पाकिस्तान, यह जो देश विभाजन पर आधारित उनका जो उपन्यास है, इस उपन्यास पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हर किसी के नसीब में नहीं होता, जो हमारे कमलेश्वर जी के नसीब में मिला। और इसी प्रकार कहानीकार के रूप में कमलेश्वर का हिंदी में विशिष्ट स्थान पाया जाता है, क्योंकि वे जीवन के एक व्यापक फलक को अपनी कहानियों में स्थापित करते हैं। देखिए, यहाँ से उन्होंने जो अपनी कहानियों का जो विषय है, उसे गहनता से बताने का प्रयास किया कि उनकी कहानी समाज को लेकर चलती है, उनकी कहानी नगर को लेकर चलती है, उनकी कहानी महानगर को लेकर चलती है, उनकी कहानी विदेश की यात्रा करती है। तो खास तौर पर उनकी कहानी कौन सा रंग लाती है और कौन सी जगह से ली जाती है, प्रस्तुत परिच्छेद में इसी का वर्णन है। कहानीकार के रूप में कमलेश्वर का हिंदी में विशिष्ट स्थान है, क्योंकि वे जीवन के एक व्यापक फलक को अपनी कहानियों में स्थापित करते हैं। वे गांव, कस्बे, शहर तथा महानगर के जीवन के विविध रूपों का चित्रण बड़ी कुशलता से करते हैं। निर्मसिया नए शिल्प में ग्रामीण परिवेश की कहानी तो कस्बे का आदमी कस्बाई मानसिकता को व्यक्त करती है। बयान कहानी शहरी जीवन को चित्रित करती है, तो खोई हुई दिशाएं महानगर के अकेलेपन को बड़ी मार्मिकता से उभारती है। इस प्रकार कमलेश्वर का कहानी संसार बहुत बड़ा है, तथापि वे मध्य वर्ग के जीवन के कहानीकार हैं। उनके सभी पात्र मध्य वर्ग के हैं तथा वे अपने जीवन संघर्षों से बहुत सक्रिय है। कमलेश्वर अपनी कहानियों के पात्रों को बहुत गहराई से समझते हैं और इसीलिए उनके पात्र पाठक को अपने निकट ले जाते हैं। मनुष्य की पीड़ा का एहसास कराने में कमलेश्वर की कहानियां सक्षम पाई जाती हैं। उनकी कहानियों में भाषा को जो रूप मिलता है, यह आम जीवन की भाषा का है, पर कमलेश्वर का पास जितना बड़ा अनुभव संसार है, उतनी ही रचनात्मक भाषा है। उनकी कहानियों में शिल्पगत प्रयोग कथानक को प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित करने के लिए किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर हम कमलेश्वर जी का जो जीवन परिचय है, उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में हमने संक्षेप में चर्चा की। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं इन द ब्रीफिंग ऑफ द स्टोरी, मतलब नौकरी पेशा, इस कहानी का ब्रीफ क्या है। तो नौकरी पेशा कमलेश्वर की एक प्रतिनिधि कहानी है, जिसमें उन्होंने शहर के मध्य वर्ग के ऐसे समाज का चित्रण किया है जो नौकरी पेशे में अपनी गुजर करते हैं और इस वर्ग की आय सीमित होती है, पर उनकी आवश्यकताएं और उनकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी, जिन्हें पूरा करना उनके लिए संभव नहीं होता। और इसीलिए यह वर्ग। हाँ जी, बोलिए ना। क्या हुआ? आ रही है बेटा आप? अभी भी नहीं आ रही है? ओके। हाँ हाँ। ओके, नेटवर्क इश्यू होगा बेटा, और कुछ नहीं। अ, नौकरी पेशा कमलेश्वर की एक प्रतिनिधि कहानी है, जिसमें उन्होंने शहर के मध्य वर्ग के ऐसे समाज का चित्रण किया है जो नौकरी पेशा में अपनी गुजर करते हैं। इस वर्ग की आय सीमित होती है, पर उनकी आवश्यकताएं और उनकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी होती है।
जिन्हें पूरा करना उनके लिए संभव नहीं होता और इसलिए यह वर्ग अपनी क्षुद्रताओं में जीता है और छोटी-छोटी बातों पर लड़ता झगड़ता है। मध्य वर्ग का विश्वस्त चित्र यह कहानी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करती है तथा पाठक को कहानी पढ़ते समय यह लगता है कि वह स्वयं इस कहानी के त्रासदी को भोग रहा है, क्योंकि ऐसा ही तो है उसका जीवन। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें प्रतीत होता है कि जब हम शहर के मध्य वर्ग के ऐसे समाज का चित्रण करने के लिए लोलुप हो जाते हैं, जो नौकर पेशा में अपनी गुजार करते हैं, अधिकतर लोग इस जीवन से वाकिफ है। हम सभी को पता है कि जीवन जीने के लिए, जीवन का उदर निर्वाह करने के लिए किसी न किसी नौकरी की आवश्यकता होती है और एक नौकरी पेशा व्यक्ति लाला से बाबू बनने के लिए किस प्रकार से तत्पर होता है, इस कहानी का सारांश तौर पर हमने बता दिया। दोस्तों, वास्तविक यदि क्लियर हो गया हो तो हम लोग अब अपनी कहानी को पढ़ें। इतना क्लियर हुआ बेटा आप सभी को? हेलो। हाँ, बोल दो। ओके, आगे बढ़े बेटा। ओके ओके ओके। गांव के उखड़े हुए लोगों को कस्बा बना देता है। यहाँ की जिंदगी गांव की आबादी को चुंबक की तरह खींचती है। इधर 30-40 वर्षों से कई महाजन परिवार यहाँ आ चुके हैं। अब देखिएगा, गांव और कस्बा, कस्बा एक ऐसा होता है दोस्तों कि जहाँ पर रेल नहीं होता, जहाँ पर बस स्टैंड जैसी सुविधाएं नहीं होती, पगडंडियों वाला रास्ता वहां पर होता है। कई सुख सुविधाओं से जो अपरिचित सा ऐसा कस्बा, जिसे कस्बा कहा जाता है, तो गांव के उखड़े हुए लोगों को कस्बा बना देता है। यहाँ की जिंदगी गांव की आबादी को चुंबक की तरह खींचती है। इधर 30-40 वर्षों से कई महाजन परिवार यहाँ आ चुके हैं और उनकी देखा देखी और आते चले जा रहे हैं। इन लोगों में जल्दी से जल्दी कस्बाती बन जाने की होड़ लगी रहती है। मतलब देखिएगा कि जब हम गांव के एरिया से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं और हम अपने आप को नया परिवर्तनवादी विचारधाराओं को आत्मसात करते हैं, है ना? मतलब जैसे अपने आप में एक निखार आ जाता है, जैसे अपने परिवार को, अपने परिवर्तनवादी विचारधाराओं को जब हम लोग रखते हैं, तो निश्चित ही तौर पर हमारे उस परिवर्तन को सब लोग आत्मसात करते हैं और धीरे धीरे ही क्यों न हो, हमारा परिवार भी उस परिवर्तनवादी विचारधारा में अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। तो यही कस्बाती लोग जो आते हैं और वो अपने आप को बदलने की, परिवर्तन की जो होड़ लगाए हुए हैं, उसके साथ साथ वो अपनी जिंदगी को ढोने का प्रयास करते हैं। कस्बाते यानी गांव के लाला से बाबू बन जाने की होड़। मतलब देखिएगा कि कस्बाती बन जाना मतलब क्या, कि गांव का सर्वसाधारण आदमी है, वो जो लाला अपने आप को मानता है, तो लाला से बाबू बनना है, मतलब क्या, तो हमारा प्रमोशन होने जा रहा है। अब बाबू बनना मतलब एक उच्च कैटेगरी को प्राप्त करवाना, ऐसा गांव के लोगों की सोच होती है। और राधेलाल के बाबा को लोग लाला ही पुकारते रहे और बाप को भी यही संबोधन मिला, क्योंकि वे परचूनी की दुकान चलाते थे। पर राधेलाल ने 10वां भी पास किया था और बगुले की चोंच मारने की तरह तर्जनी से टाइप करना भी सीखा था और इसीलिए उसे बाबू का किताब मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इस वाक्य से प्रतीत हो रहा है दोस्तों कि जो राधेलाल है, वह राधेलाल एक परचूनी की दुकान चलाता है। मतलब एक ऐसा छोटा मोटा कारोबार उन्होंने दुकान के तौर पर संभाल लिया है और खास तौर पर उन्होंने, राधेलाल ने 10वीं कक्षा भी प्राप्त कर ली है और उसके साथ साथ अपनी तर्जनी से बगुले की चोंच मारना, मतलब क्या है कि टाइपिंग करना, है ना? मतलब उन्होंने टाइपिंग करने को क्या कहा है, बगुले की चोंच मारने की तरह तर्जनी से टाइप करना भी उन्होंने सीखा था। और जब टाइप हम लोग कर लेते हैं तो आप सभी को पता होगा कि जैसे आज भी जिनको कंप्यूटर का सब कुछ नॉलेज होता है और खास तौर पर जो टाइपिंग करना जानते हैं, तो टाइपिंग के आधार पर भी हम अपने जीवन नौका को आगे ले जाने में माहिर होते हैं। क्योंकि आपको बता दें, हिंदी की देवनागरी लिपि में जब कोई
हम लोग टाइपिंग करना है तो हिंदी की देवनागरी लिपि का टाइपिंग करने के लिए 25 रुपए पर पेज लेते हैं। आपको पता होगा कि ऐसा चलता है, तो 25 रुपए पेज को हम घर बैठे कैसे टाइप करें? तो आपके पास में जो कंप्यूटर होता है, जो लैपटॉप होता है, उस पर जो कीबोर्ड है उसके माध्यम से उसके जरिए हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं। और अभी तो एक नया फंक्शन आ गया है कि आपको टाइपिंग करने की भी जरूरत नहीं है ना? मंगल फोन में हम अपनी जुबानी जो बात करते हैं, जैसा बोल रहे हैं वैसा अपने आप वो मोबाइल टाइप कर लेता है। मतलब अब तो टाइपिंग का जमाना भी नहीं रहा, लेकिन उस जमाने की बात कर रहे हैं जहाँ पर टाइपिंग लगता था। अब और इसीलिए जब उसे टाइपिंग बहुत अच्छे से आती है तो वह लाला से बाबू बन जाता है, मतलब उसे बाबू बनने में कोई कठिनाई नहीं होती। अब वो दुकान पर क्या बैठते हैं, नौकरी को गले लगाया। बाबू राधेलाल कहकर कोई पुकारता तो जैसे उनका रोम रोम पुलक उठता, तो उन्हें लगता कि जीवन की सार्थकता तो अब हाथ आई है। मतलब देखिए कि जब हम लाला होते हैं गांव में रहते हैं, लेकिन जब हम शहर के निवासी हो जाते हैं, शहर में चले जाते हैं और एक ऐसा परिवर्तनवादी विचारधारा को आत्मसात करते हैं, तो लाला से अपने आप हम बाबू बन जाते हैं। और कोई आदमी यदि में बाबू राधेलाल कह के पुकारता है तो हमारे रोम रोम में बड़ा आनंद संचारित हो जाता है कि चलो मैं बाबू कहलाता हूँ। तो यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन की जो त्रासदी होती है, जो व्यथित भावना होती है, उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास कमलेश्वर जी ने किया है। बेटा, यदि आपकी इच्छा हो, आज्ञा हो, तो हम लोग आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आया हो तो आप हमें बता दीजिएगा। आगे आगे बढ़ना है बेटा। ओके। बहुत अच्छा लगता है बेटा कि सबसे छोटा वर्ग है हमारा FYBA की तासिका में। और जब हम आपसे सवाल करते हैं कि बेटा क्या आपकी आज्ञा है, आगे बढ़े, तो आप सब लोग मिलकर जब एस मैम कहते हो तो जो रोमांच बाबू को लाला को बाबू कहने में होता है, बस वही आनंद हमें भी फील होता है कि हमारे ये भोली भाली बच्चे कितने प्यार से एस मैम कहती है। क्योंकि बड़े लोगों से बड़े बच्चों से, लोगों से नहीं, बड़े बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि वो भी ऐसे ही आपके जैसे तुरंत बात करें, लेकिन अधिकतर अफसोस की बात है इतना सटीकता से समझाने के बाद पश्चात भी उनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलता। तो बड़ा दुख होता है, दिल से अंदरूनी टकराहट होती है कि शायद हमारे प्यार में, पढ़ाने में कोई कमी हो जिस कारण वो बच्चे बात नहीं करना चाहते। लेकिन आपकी जो बैच है, आपकी SY की, तो हम लोग एकत्रित नहीं मिले हुए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि हम एक संडे वाला फंक्शन के बारे में आपको बताया था हमने इसके पूर्व। हाँ, तो दोस्तों हम लोग संडे के दिन एक एक्टिविटी रखना चाहते हैं। अब उस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, थोड़ा सा कमलेश्वर की नौकरी पेशा कहानी से विराम लेते हैं और वह डिस्कशन आप लोगों से करते हैं कि आपको करना क्या है। देखिएगा, संडे के दिन आपको एक जूम मीट पर इनविटेशन मिल जाएगा। जितने बच्चे अ, उस जितने अपने FY के ग्रुप में हैं, हिंदी के ग्रुप में, जैसे हम आपको एक जूम मीट की लिंक छुड़वाते हैं, वैसे लिंक आपको दी जाएगी और उस लिंक के माध्यम से हम सभी लोग उस संडे एक्टिविटी में शामिल होंगे। ओके। अब उस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, तो जैसे अब हम लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। ओके। क्योंकि आप तो हमें देखते हो, आप हमें समझते हो, आप हमें पहचानते हो, लेकिन ऐसा होता है कि हम सबको नहीं समझ पाते, हम सबको नहीं देख पाते। तो उस एक्टिविटी में यदि आप लोग अपना पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है, तो सर्वप्रथम तो आप में जो हुनर है, आप में से बहुत अच्छे बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छी कविताएं कर सकते हैं, जो कविताएं नहीं कर सकते वो कहानी लिख सकते हैं, जो कहानी नहीं लिख सकते वो रंगोलियां बना सकते हैं, जो मेहंदी बना सकते हैं, जो हेयर स्टाइल बना सकते हैं।
और कुछ भी नहीं है तो आप हमारे साथ अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं कि मैम मुझे आपके बारे में कुछ कहना है, कि आपको कम से कम अपने लेक्चर्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं कि मैम हमें आपका पढ़ाना अच्छा नहीं लगा, आपकी ये जो आदत है ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, या ये बात हमें आपकी बहुत अच्छी लगी, इस जिस अंदाज से हमने आपको बताया, जिस अंदाज को आपने पढ़ा, जो अंदाज आपको हमारा बहुत अच्छा लगा, जो अच्छा नहीं लगा, उसके संदर्भ में भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो। तो ऐसे संडे के दिन एक एक्टिविटी हम लोग रखना चाहते हैं, और उस एक्टिविटी में एफवाई के, एसवाई के और हिंदी के, लगभग मेरे अंडर जितने हिंदी के, केवल जितने हिंदी के अपने छात्र हैं उन्हीं लोगों को वह उसमें एंट्री होगी। विदाउट हिंदी जिनका नहीं है उनको हम लोग न तो स्क्रीन शेयर करेंगे, न ही इसके बारे में हम उनके साथ बात करेंगे। ओके, तो इस प्रकार की संडे एक्टिविटी हम लोग रखना चाहते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे इंटरेस्टेड हैं कि हाँ मैम हम लोग जुड़ना चाहते हैं? ओके, वेरी, चलो, ओके, बहुत बढ़िया बेटा, आप सब लोग मेरे साथ हैं। और उस दिन जैसे आज आज आप मुझे नहीं देख पा रहे हो, कुछ एग्जाम चल रही है घर पर बच्चों की, तो जिस कारण लैपटॉप उनके पास चला गया और हमें हमारा लेक्चर मोबाइल पर लेना पड़ रहा है, और जिस कारण हम आपके सामने नहीं आ पा रहा है। एक स्क्रीन ही आ सकती है, या स्क्रीन आती तो हम नहीं आते, हम आते तो स्क्रीन नहीं आती, और पढ़ाना तो है आपको, और जिस कारण हम आप आज आपके सामने नहीं है। लेकिन उस दिन संडे के दिन हम और आप, हम सब लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर, बहुत अच्छे कपड़े पहनकर, बहुत सुंदर सा मेकअप कर, आप अपनी कविता को, आप अपनी कहानी को, आप अपनी रंगोली को, आप अपनी कथा को, आप जो कहना चाहते हो, ये रंगमंच आप सबके लिए खुला है, आपकी कला को प्रदर्शित करने के लिए। जो आपको अच्छा लगे, जिस विषय को लेकर आप शेयर करना चाहे, कोई फ्रेंड को लेकर, अपनी दोस्ती को लेकर, कोई अपनी माँ को लेकर, कोई अपने टीचर्स को लेकर, कोई अपने विषय को लेकर, जो आपको जैसा अच्छा लगे उस विषय को लेकर आपको अपनी हाजिरी देनी है। ओके, और एक एक करके, मतलब जैसे एफ वाई का, एस वाई का, टी वाई का, जो बच्चे बात करना चाहते हैं, जो बच्चे अपनी बात को शेयर करना चाहते हैं, उसके संदर्भ में भी आप सभी लोगों को जुड़ना होगा। अब देखते हैं उस तासिका में कि आप लोग, आप लोगों का क्रिएटिव पावर क्या है, आप लोग कितना सुंदर दिखते हो, आप कैसा बोलते हो, आप कितना अच्छा अपने आप को रखते हो, और आप में क्या इनहांस करना, आपकी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है, उसके संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये अदर एक्टिविटी के बीच में हम लोग चले जाएंगे एक विषय को छोड़कर, मतलब अपने हिंदी विषय को छोड़कर, वह आपका प्रोनाउंसिएशन होगा, कोई आप अपने आप को, अपनी अभिव्यक्ति को वहां पर रिप्रेजेंट कर पाओगे, जैसे तो इस प्रकार की एक्टिविटी को हम वहां पर रखना चाहते हैं। तो स्वागत है बेटा आप सभी लोगों का उस दिन के लिए। आप सभी लोग, अभी से इनविटेशन आपको दे दिया है, इसलिए आपको इनविटेशन दे दिया क्योंकि हमारा ये लास्ट लेक्चर है, क्योंकि पूरे वीक में हम लोग केवल 3 दिन मिल पाते हैं, सोम मंगल और बुध, और आज का बुधवार है, मतलब हमारी लास्ट वाली तासिका है ना। फिर हम नेक्स्ट मंडे मिल पाएंगे, और उसके पहले संडे आएगा। तो संडे के दिन आपको आपके एफ वाई बी ए के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक लिंक सेंड करवाएंगे जूम मीट पर, और समय उस पर होगा, ठीक समय पर आप लोग जैसे लेक्चर्स के लिए जुड़ते हो, ठीक वैसे आपको जुड़ना है। ओके, क्लियर हो गया? हाँ, हाँ, तो आपको एक कविता को आपको प्रेजेंट करना है, आपको कविता कहनी है, तो आप एक पेज को लिख लीजिए। वो पेज को भी आप अपनी खुद की कविता होती हुई लिखी हुई, उस कविता को आप वहां पर बोल सकते हो। लेकिन हमारी जो भाषा होगी वो निश्चित तौर पर हिंदी की होगी। हमारा बोलना, हमारा सब बातें हमारी केवल हिंदी की हो सकती है। तो इसलिए आप सब लोग उस प्रोग्राम में इनविटेशंस आपको दे चुके हैं। संडे एक्टिविटी में आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा। चलिए,
तो ये बीच में हमने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि मीटिंग कट जाएगी अब और हम और आप लोगों की मुलाकात नहीं हो पाएगी, जिस कारण हमने ये बताया आप लोगों को। अब हम लोग फिर से एक बार अपनी नौकरी पेशा कहानी के बीच में चलते हैं। हाँ, तो नौकरी पेशा जो व्यक्ति होता है वह लाला, गाँव का लाला, और किस प्रकार से वह गाँव का लाला बाबू बन जाता है। और बाबू राधेलाल कहते हैं उसका मन रोमांच से भर जाता है। और उस दिन इतवार था, मतलब संडे का दिन था। पहली तारीख के बाद पहला इतवार था और इसलिए घर गृहस्थी का थोड़ा काम सिर पर था। फिर भी बाबू राधेलाल काफी इत्मीनान से अगले हफ्ते के लिए अपने पुराने पंप जूतों को साफ कर रहे थे, और जिसकी आस्तीनों में कोहनियों की जगह छेद के अनुसार, हाँ, और पास और जूतों को साफ कर रहे थे, और उनके पास में खटिया पर एक कोट भी रखा था जिसे उनके आवारा लड़के ने मैट्रिक तक पहनकर छोड़ दिया था, और जिसकी आस्तूनों में कोहनियों की जगह छेद के अनुसार छोटे छोटे पौधे लगे थे। आपको याद दिला दें कि जो मिलिट्री के जो स्वेटर्स होते हैं, क्या आपने उस मिलिट्री मिलिट्री के स्वेटर्स को देखे हैं? मिलिट्री मैन जो होता है, या आपके घर में भी कोई होके परिवार में आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई आपके, जो मिलिट्री का स्वेटर होता है, तो मिलिट्री के स्वेटर पर भी कोहनियों पर उनको बड़े बड़े ऐसे पौधे लगाए जाते हैं, मतलब क्या कहेंगे उसे, बहुत बड़े बड़े अटैच किए जाते हैं, है ना, अलग अलग रूपों में स्टिकर्स के जैसे वो लगाए जाते हैं, तो वैसे ही फटे हुए थे। और जिस कारण जो फटे हुओं को बहुत अच्छे से साफ रख पाए, जिस कारण उन्होंने उसको पौधों के रूप में लगाया था। एक मर्तबा उलटवाने के कारण ऊपर वाली जेब बाई से दाहिनी ओर आ गई थी, जिसमें फाउंटेन पेन नुमा मोटी पेंसिल हर वक्त लगी रहती, और एक छोटी सी निहायत गंदी गांधी डायरी पड़ी रहती थी। अब देखिएगा कि डायरी लिखने की स्टाइल होनी चाहिए, डायरी लिखने की आदत आप लोगों को भी होनी चाहिए। और यही बात है कि यहाँ पर भी उन्होंने उस डायरी के बारे में बात की। और कई मर्तबा ऐसा होता है कि जो जेब होती है हमारी स्वेटर वाली जेब, तो वह बाईं ओर से दाहिनी ओर पर आ गई थी। और आज उनके लिए एक ही काम मुख्य था, मतलब आज संडे का दिन है, तो जैसे हम लोग अपने संडे की एक्टिविटी रखवाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही उन्होंने अपने संडे के दिन का एक बहुत अच्छा आयोजन कर चुके थे। और उनके आयोजन में कौन सा काम मुख्य था? तो सफाई, क्योंकि वह जरा कायदा पसंद आदमी है, और उनकी हफ्तेवार सफाई उसी कायदा पसंदगी की योजना का एक अंग कहलाती है। सफाई तीन चीजों की होनी थी, जूतों की, कोट की और साइकिल की। हमने इसके पूर्व जूते के बारे में देखा कि पुराने पंप जूतों को साफ कर रहे थे। पुराने पंप मतलब क्या कि उस जमाने में ऐसे बड़े वाले जूते हुआ करते थे, आपको याद आ रहा होगा कि ऐसे अपने मतलब घुटनों से ऊपर तक के जो हुआ करते थे, ऐसे जूते पंप के जैसे बड़े वाले, तो उनकी वह सफाई करना चाहते थे। और साथ में उनका जो कोट था, वो कोट कैसा था? किसी की किसी की बैकग्राउंड साउंड आ रही है, उसे प्लीज बंद कर दीजिएगा। ओके। तो वहां पर क्या था? जूते, कोट और साइकिल। आपको एकोत्तरीय प्रश्न मंजूषा में सवाल ऐसा पूछा जा सकता है बेटा कि कमलेश्वर जी किन चीजों को सफाई कर रहे थे, किन चीजों की सफाई करने में वो माहिर थे? बाबू राधेलाल जी किन तीन चीजों को सफाई कर रहे थे इतवार के दिन? इतवार के दिनों की सफाई करने के लिए कौन कौन सी तीन चीजों को आत्मसात किया जाता था? जूते, कोट, साइकिल, और उसके बाद में घर, दुकान, ऑफिस, ये इस प्रकार के तीन तीन ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। विच इज द करेक्ट आंसर? जूते, कोट और साइकिल, याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? क्या है आपके, आगे बढ़े? वेरी गुड। अभी एक जूता साफ हो पाया था कि बाहर से किसी ने आवाज लगाई। छोटी लड़की ने आकर खबर दी कि दफ्तर का चपरासी आया है। उनकी भौं में एक हल्का सा बल पड़ा।
बाहर पहुंचे तो चपरासी ने कहा आपको साहब ने अभी बुलाया है। देखिएगा कि जैसे हम लोग नौकरी करते हैं, अब कॉलेज में तो अक्सर ये बात होती ही नहीं है, होती नहीं इन द सेंस ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन हम ऐसे दफ्तर की बात करें, एक ऐसे ऑफिस की बात करें जहां पर अपना बॉस होता है और जो बॉस बॉसगिरी करता है, साहब है तो साहब अपनी जो कार्य है खुद के तो काम बताएगा नहीं, ऑफिस के ही काम बताएगा। और संडे का दिन होता है तो ऐसा लगता है हम सभी लोगों को कि संडे मीन्स मैजिक डे, ये तो अपना डे होता है, अपना दिन होता है, तो इस दिन हम क्यों बिजी रहे। लेकिन अब साहब ने बुलवाया भेजा, चपरासी को भिजवा दिया, और जिस कारण अब ये बाबू राधेलाल, आपको क्या लगता है कि क्या वो अपने साहब के बुलाना बुलावा भेजने पर वो जा पाएंगे? क्या लगता है आपको, उन्होंने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल सही। अब देखिएगा कि जैसे ही उनको आवाज लगा देते हैं कि साहब ने बुलाया है, और अब उनको अपना निजी काम करना है, जिस कारण वो एक पल भर में के लिए बिना सोचे, बिना कुछ कहे, बिना सोचे ही अपने माइंड से कहलवा देते हैं, अपने मन से आवाज आ जाती है कि मैं नहीं आ सकता इस वक्त। बाबू राधेलाल ने पता नहीं क्यों अपनी आदत के खिलाफ एकदम बिगड़ कर कह दिया, जो यही कह दो। चपरासी ने जैसे उनकी हैसियत और उनकी बात को तोलते हुए व्यंग कर दिया। अब चपरासी ने तो व्यंग्यात्मक रूप से कहलवा दिया, ठीक है फिर मैं यही उत्तर दे दूं उनको, यही कह दूं। राधेलाल थोड़ा सा सकपकाए और अपनी आदत से मुताबिक नाक सिकोड़कर उन्होंने जरा सोचने की कोशिश की। चपरासी की तरफ देखा और अजय जी बोले कि तुम काहे को नाराज होते हो, अब जरा सोचो ना, एक तो दिन मिलता है, उसमें भी ये खिटखिट, न ठीक से पूजा पाठ न अच्छा। देखो, तुम जरा सा बहाना बनाना, कह देना कि घर पर नहीं मिले के आया हूँ। अब देखिए कि किस प्रकार से बाबू राधेलाल अपनी जिंदगी से वाकिफ हो गए हैं, और अपनी जिंदगी को, अपनी परेशानी को वह उस चपरासी के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहलवा भिजवा दिया कि बता दो कि मैं इस वक्त नहीं आ सकता। लेकिन जब चपरासी उनको यह बात के लिए सूचित करवा देता है, सचेत करवा देता है कि ठीक है फिर मैं यही कहलवा देता हूँ कि आपने नहीं बोला है, फिर थोड़ा सा सक पका जाते हैं कि नहीं ये तो गलत होगा। फिर थोड़ा सोचते हैं, मजबूर हो जाते हैं सोचने के लिए, और फिर कहलवा देते हैं चपरासी से मीठी बोली बोलकर कि चला तुम ये कहलवा देना कि वो घर पर नहीं थे, मैं संदेशा लेकर आया हूँ। चपरासी एक क्षण खामोश रहा, तो बाबू राधेलाल सोच में पड़ गए। नाहक इस पर बिगड़ पड़े, भला इसका कौन सा कसूर था, वो तो खुद बेचारा हुक्म का बंदा था। साहब ने कहा बुला ला, मैं चला आया। बिगड़ी बात और भी संभलने की गरज से बोले, तुम बस इतना कह देना, नहीं तो दिन भर दफ्तर में अटके रह जाओगे, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं साहब को इत्तला कर दूंगा कि बाबूजी नहीं मिले, घर में खबर कर दें। बस बस सब संभल जाएगा इतनी सी बात से। और कहते कहते वो चपरासी की साइकिल का हैंडल पकड़े पकड़े उसे सड़क तक छोड़ा है। अब देखिए किस प्रकार से बाबू राधेलाल जी ने बड़ी ईमानदारी से और बड़ी वफादारी से और बड़ी डिवाइन प्लानिंग से, दैवी चातुर्य से उन्होंने जाने से बच पाए। और उन्होंने क्या कहलवा दिया कि अब तो आप बच सकोगे, हमने संदेशा दे दिया। घर में घूमते ही उन्होंने कोट के ऊपर वाली दाहिनी जेब से गांधी डायरी निकाली और खोल कर कहा, शायद साहब ने हुक्म दिया हो और उनकी याद से उतर गया हो। रविवार 6 तारीख वाला पन्ना खोला, उस पर कार्यक्रम नोट था। अब देखिए जैसे आपको इसके पूर्व हमने आपको बताया कि आपकी डेली डायरी हो, उस डायरी में अपना आत्म परीक्षण लिखो। आत्म परीक्षण के साथ साथ आपके जितने काम होते हैं, जितने काम आप कर चुके हो और जो काम आपको करने हैं, उन कामों के बारे में भी लिखो। अब उन काम कौन से हैं? सफाई करना है, मंदिर जाना है, राशन लाना है, संभव हो तो शाम को साहब के घर जाना है, या तिवारी कन्या पाठशाला के मैनेजर साहब से मुलाकात कराना है, और आज जल्दी सो जाना है। कितने काम करने के लिए नोट बनाई थी उन्होंने? 5। कौन कौन से काम थे?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। मतलब आप सभी लोग यहीं पर हो, बहुत अच्छा लगता है। आपकी तासिका का इंतजार हमें रहता है। और इस प्रकार से जो 5 काम उन्होंने अपनी डायरी पर लिखे थे, शायद ही वो न कर पाए। उन्होंने अपनी जेब से मोटी पेंसिल निकाली, डायरी के उसी पन्ने पर नोट किया, सुबह साहब से मिलने गए और उसे उसी दाहिनी जेब में रख दिया। पत्नी ने उन्हें इस तरह ख्याल में डूबा और डायरी पर नोट करते देखा तो कूड़ के भुनभुनाए, कुसुमा के ब्याह में तुम्हारे सोचने के लिए अलग कोठरी का इंतजाम करा दूंगी। कौन आया था? अब स्वाभाविक सी बात है कि जब पति अपने साथ में हो, पत्नी अपने साथ में है, बच्चे अपने साथ में, लेकिन हम एक नौकरी पेशा जिंदगी जीते हैं कि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते, अपने पति को समय नहीं दे पाते। और उस क्षण में जो भी व्यक्ति हो उसके माइंड में तो यह प्रश्न आना नितांत आवश्यक हो जाता है। और ऐसे ही कोई सवाल इनके माइंड में भी चल रहे हैं, इनके मन में भी चल रहे हैं। और उतने में पत्नी आ जाती है। पत्नी उनसे पूछती है कि कौन आया था? चपरासी था, साहब ने बुलाया है, राधेलाल बोले। तो जाओ ना, साहब की गुलामी से फुर्सत मिले तो घर को देखना, तुम्हें खुद इसमें मजा आता है। जाके दफ्तर में बैठ गए, सब काम धंधे से भरे। उस लाडले ने इम्तिहान का बहाना बना रखा है मेरी बला से, चाहे कुछ हो या न हो। मतलब उनका जो बेटा है, उनके बेटे ने क्या कर दिया, मतलब उनका इम्तिहान है, उनके एग्जाम है, तो एग्जाम के नाते उन्होंने सारे कामों से छुट्टी ले ली। और आप हो कि आप बस दफ्तर में काम करते हो, अपने आपके साहब का काम करते हो, और मैं बच्ची रहती हूँ अकेली। और इस कारण जो उनकी धर्म पत्नी है, वह कई शिकायतों को उनके सामने रखने का प्रयास करती है। बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़े, आपकी आज्ञा है। ओके, धन्यवाद बेटा। मैंने तो चपरासी से साफ कहला दिया कि मैं नहीं आ सकता। कौन मुश्किल नौकरी है, भले छूट जाए, दूसरे देख लूंगा। अब देखिए ना कि जो चपरासी है, चपरासी के साथ उन्होंने बात क्या की, कि उन्होंने पहले तो कर कह दिया कि नहीं मुझे इस वक्त नहीं आना। फिर सेकेंड टाइम जब नौकर उनको, जब वो चपरासी उनको कहता है कि ठीक है मैं यही आंसर दे देता हूँ, फिर वो सक पका जाते, फिर वो रुक जाते हैं। फिर थोड़ा सा डिवाइन डिप्लोमेसी अपना कर, देवी चातुर्य को अपना कर, वह उनको बात करते हैं कि ठीक है कहलवा देना कि साहब नहीं मिले हैं। अब देखिए, अब उन्होंने क्या कहा कि यदि वो नौकरी चली जाए तो क्या होगा, दूसरी लग जाएगी। राधेलाल ने कहा, और जैसे उन्हें सचमुच महसूस हुआ कि इस वक्त चपरासे से साफ इनकार कर देना था, यह भी कोई बात हुई। आखिर कोई अपना पर कब कब देखे। एक तो दिन मिलता है और दूसरा जूता साफ करने में मशगूल हो गए। सफाई के बाद उन्हें पैरों में डाल कोट पतलून पहनते हुए पत्नी से बोला, जरा देखाओ। असल बात यह है कि साहब का मुझ पर जितना इत्मीनान है उतना बड़े बाबू पर भी नहीं। मेरे टाइप से बहुत खुश है। वो कहते थे कि वो जिले घूम आया हूँ, पर तुम जैसा होशियार टाइप बाबू नहीं मिला। बड़ा अपनापन मानते हैं, हमेशा घर के आदमी की तरह तुम कहकर बात करते हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पर भी उन्होंने क्या कहा हुआ है कि जो विश्वास होता है ना, एक विश्वास होता है अपने लोगों पर, और वो विश्वास राधे लाल ने पूरा संपादन कर चुका है। मतलब हर जो भी कोई अफसर होता है, जो भी कोई व्यक्ति होता है, उसे क्या होता है, एक विश्वास कि नहीं, जैसा हमें आप पर पूरा पूरा विश्वास है कि ये मेरी बच्चियां बहुत अच्छा आगे कार्य कर सकती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और यही विश्वास है कि हम आगे किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हैं कि चलो एफवाई की लड़की हमारी बड़ी होशियार है, और जिन लड़कियों के माध्यम से आप जो उनसे सवाल करें, जो पढ़ाया गया है उस पर आप लोग अच्छे से सवाल कर सकते हो, कीजिए उनको सवाल। मैं विश्वस्त हो जाऊंगी। इसलिए विश्वस्त हो जाऊंगी क्योंकि मेरा आप सभी पर बड़ा विश्वास है कि आप उस विश्वास को तोड़ोगे नहीं, उस विश्वास को घात नहीं करोगे, विश्वासघात नहीं होगा। जितना पढ़ाया गया है उससे आप बहुत अच्छे से लोगे, आप उसे अच्छे से पढ़ोगे, आप दूसरों को बता पाओगे कि कितना आपका लेक्चर हुआ, कहाँ तक हम लोग आए, कौन सी कहानी में क्या क्या बात बताई गई, आपको किस प्रकार से किस ढंग से पढ़ाया गया। मैं इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चों ने सब बातों को बड़ी अच्छे से, दिल से, लगन से, ईमानदारी से, वफादारी से लिया हुआ है।
और ऐसा ही विश्वास जो मेरा आप सभी लोगों पर है, ठीक वैसा ही विश्वास राधे लाल पर उनके बॉस का था, उनके साहब का था। क्योंकि जैसे आपके आंसर से पता चल जाता है जी मैम, यस मैम, आगे बढ़िए मैम, तो ऐसे ही सवाल जब साहब उनके साथ करता है, जब साहब उनको कोई काम देता है, वो उसे सटीकता से पूरा कर देता है राधेलाल, तब जाकर उसे पूरा विश्वास तो हो जाता है कि नहीं, ये काम कर पाएंगे। हेलो। हेलो।